शिवाजी की सफलताएं भाग 2। उन्हें थोड़ा आत्मविश्वास दिया था, लेकिन तुर्की तोपखाने को देखते ही वह वरदान खत्म हो जाता। लेकिन बीजापुर में किसी को भी विश्वास नहीं था कि कोई गंभीर संकट खड़ा होने वाला है। शिवाजी के सत्ता में आने की कष्टदायक कहानी में हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि 3 शताब्दियों में पहले लोग राज्य के प्रति वफादारी को आज के अपने वंशजों से कितने अलग तरीके से देखते थे। शिवाजी के समकालीन कोंडे और ट्यूरन कभी अपने देश के लिए लड़ सकते थे और कभी स्पेन के लिए उनकी वफादारी या बेवफाई आमतौर पर या तो कठिन सौदेबाजी या राजनीतिक पैतरेबाजी का मामला था। तुर्की में 19वीं सदी तक अधिकारी वर्ग और केंद्रीय सत्ता के बीच इसी तरह के संबंध जारी रहे। विलियम्स प्लोमर की प्रशंसाएं अली द लायन के पाठकों को याद होंगी कि कैसे अली ने विभिन्न ओटोमन अधिकारियों को हटा दिया था। इसीलिए बीजापुर राज्य में चाहे सुल्तान शिवाजी के विद्रोह के तरीके से कितने भी नाराज क्यों ना हो, किसी ने भी शिवाजी को राज्य का घोषित दुश्मन नहीं माना। सबसे खराब स्थिति में एक उपद्रवी युवा मूर्ख जिसने डाकूगिरी शुरू कर दी थी। सुल्तान के सलाहकारों की राय में सैन्य कार्रवाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और उन्होंने शिवाजी से निपटने का एक चतुर और सस्ता तरीका खोज निकाला। शाहजी को उनकी जेल से निकाला गया और कहा गया कि अगर शिवाजी बीजापुर में नहीं आए तो उन्हें जिंदा ईंटों में बंद कर दिया जाएगा। शिवाजी के पिता ने फिर से अपनी बेगुनाही का विरोध किया और उसने कहा, अपने बेटे को बुलाने के लिए एक पत्र लिखो, उसे अपनी दुर्दशा बताओ। जब तक वह यहाँ नहीं आता तुम मर जाओगे। इसीलिए शाहजी ने स्वाभाविक रूप से भयभीत स्वर में शिवाजी को पत्र लिखा और फिर उसे दीवार में एक ऐसे आले में ले जाया गया जहां वह खड़ा हो सकता था। उसे आले के पीछे जंजीर से बांध दिया गया और राजमिस्त्रियों ने प्रवेश द्वार को ईंटों से बंद करना शुरू कर दिया। कई दिनों के अंतराल पर राजमिस्त्रियों ने अपना काम बंद कर दिया, जबकि अधिकारी शिवाजी के आने का इंतजार कर रहे थे। अभी तक उसका कोई पता नहीं चला था, इसलिए राजमिस्त्री ईंटों की एक नई परत जोड़ने के लिए वापस आए। अंत में केवल एक और ईंट के लिए जगह बची और वह आखिरी ईंट कैदी से हमेशा के लिए प्रकाश और हवा को बंद कर देगी। शिवाजी की चिंता और अनिर्णय की कल्पना करना आसान है। अगर वह खुद को आत्मसमर्पण कर देते तो शायद उसे मार दिया जाता, किसी गलत काम की सजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक ओरिएंटल अदालत के तरीके से, भविष्य की परेशानी से बचने के लिए एहतियात के तौर पर। दूसरी ओर सुल्तान निश्चित रूप से अपनी धमकी को पूरा करेगा और शाहजी को जिंदा दफना देगा और ईंटों के बीच उस आखिरी अंधेरे स्थान की छाया में धुंधली सी झलकती अपने पिता की आंखों के बारे में सोचना, जो पीड़ा और संशय में बुखार की तरह हिल रही थी, उसे गहराई से हिला रहा होगा, क्योंकि वह उसके लिए बहुत कम कर्तव्य या स्नेह का ऋणी था। आखिरकार भले ही वह उसके लिए पिता जैसा छोटा रहा हो, यह केवल इसीलिए था क्योंकि वह उसका पिता था कि वह अब धीमी गति से दम घुटने से मौत का इंतजार कर रहा था। पहले तो ऐसा लगता है कि उन्होंने तय कर लिया था कि कोई विकल्प नहीं है, उन्हें बीजापुर जाना ही होगा, भले ही इसका मतलब अपने पिता की जगह मरना ही क्यों ना हो। ऐसा कहा जाता है कि यह केवल उनकी पत्नी साईबाई की बेतुकी विनती ही थी जिसने उन्हें हिचकिचाहट में डाल दिया, और साथ ही साथ जीजाबाई भी थी। उनके पास अपने पति से प्यार करने का कोई कारण नहीं था और शिवाजी के लिए उनका प्यार बहुत ज्यादा था। वह उन्हें उनके सपनों और महत्वाकांक्षाओं की याद दिलाती थी। यह केवल उनका जीवन ही नहीं था जो दांव पर लगा था, यह हिंदू स्वतंत्रता थी। जब शिवाजी हिचकिचा रहे थे तो अचानक उन्हें प्रेरणा मिली। उन्होंने एक दूत को उत्तर दिशा में महान मुगल के दरबार में भेजा। उन्होंने सम्राट के सामने अपनी अधीनता प्रस्तुत करने
और उनके अधीन होने की अनुमति मांगी। शाही उद्देश्य के प्रति अपनी निष्ठा के प्रतीक के रूप में उन्होंने सीमा के बीजापुर की ओर स्थित सीमांत किले शाही अधिकारियों को सौंपने की पेशकश की। यह याद रखना चाहिए कि पिछले युद्ध में बादशाह शाहजहां बीजापुर को पूरी तरह से अपने अधीन करने में विफल रहे थे और औपचारिक अधीनता से संतुष्ट थे। लेकिन एक दिन एक और विवाद हो सकता है। कर रोक दिया जा सकता है या बीजापुर सुल्तान स्वतंत्रता के दावों को फिर से दोहरा सकता है जब शाही सरकार का ध्यान उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगा हो। बीजापुर के रास्ते पर दुर्गम पहाड़ी इलाके में कुछ किले अमूल्य होंगे। शाही दरबार में शिवाजी के दूत के साथ चापलूसी भरा व्यवहार किया जाता था। सम्राट के बेटे राजकुमार मुराद बख्श, जो मध्य भारत के वायसराय थे, ने न केवल शिवाजी को बल्कि बीजापुर को और भी शर्मिंदा करने के लिए ईंट की दीवार में कैद शिवाजी के पिता को भी कृपा पूर्ण पत्र लिखे। शाहजी के लिए यह भाग्य का एक और अजीब उलटफेर था। शाही पत्र को रोका नहीं जा सकता था। सुंदर डिजाइनों से सजी सख्त चादर, जिस पर एक बड़े बैगनी हाथ से गर्व से फैला हुआ हाथ मुहर लगा हुआ था, को उसी सम्मान के साथ माना जाना चाहिए था जैसे सम्राट अपने सिंहासन। ऊंची बालकनी से कहे गए कथन को मानते हैं। सिंहासन जिसे ईश्वर की छाया का आसन कहा जाता है, जहां से सम्राट भारत को संबोधित करते हैं। शाहजी को लिखे पत्र में राजकुमार मुराद ने लिखा, चिंता मुक्त रहे। हमारे उपकार के प्रतीक के रूप में आपको सम्मान की एक पोशाक भेजी गई है। हमें विश्वास है कि इसके शुभ संकेत से आप हमारी शाही कृपा की सीमा को समझेंगे और शिवाजी को, आप शिवाजी उदार व्यवहार के योग्य हमारे अनुग्रह के प्राप्तकर्ता ने शाही सहायता की याचना की है और आपका पत्र हमें प्रसन्न करता है। बीजापुर के अधिकारियों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बीजापुर के आंतरिक मामलों में अचानक मुगलों की दिलचस्पी से वे बहुत चिंतित थे। अगर शिवाजी ने वास्तव में सीमावर्ती किलों को सौंप दिया होता तो वर्तमान में उनके कब्जे में थे, तो सीमावर्ती चौकियों के मुगल सैनिक घुस सकते थे और किसी भी प्रभावी बीजापुर सेना के पहुंचने से पहले उन्हें मजबूत कर दिया गया। लेकिन सौहार्दपूर्ण पत्र से भी बदतर, सम्मान के वस्त्र से भी बदतर यह तथ्य था कि सम्राट ने शाहजी को दिल्ली के दरबार में एक पद प्रदान किया था। इसका मतलब था कि शाहजी को अब साम्राज्य का नागरिक माना जाएगा और बीजापुर सरकार की उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी। बीजापुर के सुल्तान के पास शाहजी को उनके ईंट की कब्र से मुक्त करने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब स्थिति अजीब थी। अगर शिवाजी ने सम्राट के प्रति अपनी प्रस्तावित निष्ठा को लागू किया तो उनके पिता की जान और सुरक्षा एक बाधा के रूप में सभी मूल्य खो देंगे और शाहजी को लगभग निश्चित रूप से फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। दूसरी ओर सम्राट तुरंत शिवाजी के वादों के निष्पादन की मांग कर सकते थे और जबकि साम्राज्य के प्रति वास्तविक समर्पण शिवाजी की नीति के लिए एक गंभीर उलटफेर होगा। शाही सेना का सक्रिय प्रतिरोध अभी भी व्यवहारिक नहीं था। इसीलिए अगले महीने में शिवाजी को असाधारण कठिनाई का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने दिल्ली को चापलूसी भरे पत्र भेजे, मानो सम्राट का ध्यान इस तथ्य से हटाना चाहते हो कि शाही हितों के प्रति उनकी अवसर व्यक्त की गई भक्ति के बावजूद वे सीमावर्ती किले अभी भी उनके ही हाथ में थे। ना ही उन्होंने बीजापुर के खिलाफ कोई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की और बीजापुर के अधिकारी चाहे शिवाजी के युद्ध अभ्यास की सफलता के बारे में उनकी जो भी राय हो, शिवाजी के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने से सावधान थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे मुगलों के सामने समर्पण करने की अपनी धमकी को पूरा ना कर दें। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे शिवाजी की भेंट तुकाराम और संत रामदास से। तब तक के लिए धन्यवाद।